हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोगों ने डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का 3 क्लासेस कंप्लीट कर दिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का 2 मेथड होता है। एक तो आप डिप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट के ऊपर चार्ज कर लो, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप तुरंत एसेट को कम नहीं करके आप क्या करो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर लो। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जब एसेट को बेचने लगोगे तो आप वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देना एसेट अकाउंट में। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात किया जाए अकाउंटिंग में डिफरेंस का, तो बस डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एक डिफरेंस होता था कि जब हम एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं। बट जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि डिप्रिसिएशन को तो हम डेबिट करते हैं बट एसेट को क्रेडिट नहीं करके वहां पे हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जब उस एसेट को बेचने लगते हैं तो जब एसेट को बेचते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रोविजन जो हमारा क्रेडिट था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन उसको डेबिट करके एसेट को कम कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बाकी तो सारा अकाउंटिंग दोनों मेथड में सेम ही है। ठीक है, लास्ट क्लास में एक पॉइंट छूट गया था जो आप नोट कर लो कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा मेथड यूज करना है तो उसमें हमेशा हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे, यानी सीधे एसेट के ऊपर चार्ज करेंगे। हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हो तो वो जो है ना एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, एक्स्ट्रा एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा अकाउंट खोलना पड़ता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोले, तो हमेशा मेथड 1 फॉलो करना है। तो ये पॉइंट लिख लो, नोट, इफ question is silent, if question is silent, if question is silent, we will always use method 1, we will always use method 1, that is depreciation directly charged to asset account, depreciation directly charged to asset account। क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर हम लोग मेथड यूज करेंगे मेथड 1, जहां पे हम सीधे एसेट अकाउंट में चार्ज करेंगे, हम कोई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। यहां पे हम लोग सीखेंगे कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने का यानी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कितने मेथड्स होते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने मेथड देखा था वो था कि डिप्रिसिएशन को बुक करने का यानी डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का कितने मेथड है। आज हम लोग सीख रहे हैं डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए कितने मेथड होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, जिसका पहले सब फटाफट आप लोग नाम नोट कर लो। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको एसएलएम मेथड भी बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को एसएलएम मेथड भी बोला जाता है। दूसरा होता है रिटेन डाउन वैल्यू। दूसरा मेथड क्या होता है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसको हम लोग WDV मेथड भी बोलते हैं, WDV मेथड। ठीक है, थर्ड होता है, और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे बैलेंस मेथड, एक बैलेंस मेथड है। ठीक है, एक एन्युटी मेथड होता है, एन्युटी मेथड। एक होता है ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड, ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड। अब ये सब मेथड से क्या होता है, डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, बट वैसे तो बहुत सारे एटसेट्रा मैं लगा देता हूं क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है। ठीक है, बट
ये दो जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यही हम लोग के सिलेबस का हिस्सा है, यही हम लोग के सिलेबस का हिस्सा है। बाकी ये जो तीनों है, मतलब आगे जितने बाकी जो मेथड है वो पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, चलो फिर भी मैंने इसलिए लिखा दिया कि अगर आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, तो आप ये 5 मेथड का नाम लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड एंड ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, बट हम लोग क्लास 11th में केवल स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड सीखने वाले हैं। चलो चलो, तो आज के क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड सीखने वाले हैं। अब देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SLM, तो इसे SLM मेथड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका जो घर का नाम है, इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। यानी इसका कितना नाम हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, इतने नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब चलो फटाफट हम लोग इसके बारे में कुछ 2 लाइन लिख लेते हैं। इन दिस मेथड depreciation is calculated on ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। यहां पे क्या हो रहा है कि डिप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन हो रही है वो किस पर हो रही है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर। यानी हम जो खरीद के लाते हैं उसका जो कॉस्ट होता है, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ depreciation remains equal from year to year, equal from year to year। अब देखो ये मैं इंग्लिश में क्या डिफिनेशन लिखा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो पहला बात तो मैंने ये बोला कि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा बात मैंने ये बोला कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है ना, वो इक्वल होता है ईयर फ्रॉम ईयर। यानी दूसरा पॉइंट ये बोला कि इसका जो डिप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम होता है। ठीक है, हर साल क्या होता है, इसका जो डिप्रिसिएशन होता है हर साल सेम होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने में, मैं एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। ठीक है, मान के चलते कि हमने एक मशीन खरीदा। ठीक है, एक मशीन हमने खरीदा 5 लाख रुपए का। ठीक है, हमने एक मशीन खरीदा 5 लाख का, मशीन खरीदा 5 लाख का, और इसका जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर है। इसका लाइफ कितना है, 5 साल। तो इसको मैं 5 साल में तोड़ देता हूं। 1, ये 0 हुआ, यहां से शुरू हुआ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो देखो अब मान के चलो मशीन का लाइफ 5 साल है, अगर हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो मुझे बताओ कि डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे। हर साल 1-1 लाख रुपया चार्ज करेंगे सर। तो यहां पे डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है, हर साल जो है सेम रहने वाला है। हर साल क्या रहने वाला है, डिप्रिसिएशन 1 लाख ही रहने वाला है। यानी डिप्रिसिएशन का अमाउंट तो हमेशा सेम रहता है। और ये जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर होता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होता है।
ठीक है, तो यही बात स्ट्रेट लाइन मेथड में बोला गया है कि इस मेथड में जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर की जाती है और हमेशा जो इसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, हमने मीनिंग समझ लिया कि और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, उसमें मेनली दो बात हमने की कि इस मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर और डिप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की कि इस स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम यूज करते हैं तो फायदा क्या होने वाला है। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, क्या फायदा है। तो भाई साहब सबसे पहला बात तो बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल क्यों है सर, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और हर साल एक बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, हर साल सेम रहने वाला है, तो इसको सिंपल मेथड बोला जाता है। और साथ में ये कंसिस्टेंट भी है, तो इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, कंसिस्टेंट मेथड भी बोलेंगे, सिंपल मेथड और ये कंसिस्टेंट मेथड है। ठीक है, ऐसे लिख लो, सिंपल एंड कंसिस्टेंट मेथड। ठीक है, सिंपल एंड कंसिस्टेंट मेथड। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इस मेथड को यूज करने से क्या होता है, एक बार आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो तो वो हर साल कंसिस्टेंट रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कंसिस्टेंट मेथड है। अब बात करते हैं सेकंड एडवांटेज का। अब सर इसमें तो डिप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, तो पीएनएल में भी जो खर्चा होगा वो हर साल सेम जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का एडवांटेज है। यानी कि एवरी ईयर पीएनएल इज डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड विथ सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। यानी हर साल जो पीएनएल अकाउंट में जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट जाता है वो हर साल सेम होता है, तो ये भी एक प्रकार का एडवांटेज है, इसीलिए तो इसको सिंपल और कंसिस्टेंट मेथड बोला गया है। ठीक है, थर्ड, यहां भी क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं तो अंत में जो इसका कॉस्ट बचता है ना, एसेट का कॉस्ट बचता है, वो जीरो हो जाता है। मान देखो, जैसे इसी एग्जांपल में हमने बात किया कि 5 लाख का मशीन है, हर साल 1-1 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अंत डिप्रिसिएशन से क्या हुआ, मशीन का वैल्यू गिरता गया, हर साल कम होता गया और अंत में क्या बचा, मशीन का वैल्यू जीरो हुआ। तो ये भी एक प्रकार का एडवांटेज है कि इसका जो वैल्यू है एसेट का, वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो, वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो। हम क्या करेंगे, एसेट का जो वैल्यू है उसको जीरो तक ले आएंगे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जब एसेट का लाइफ खत्म होगा तो उसका एसेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज तो बहुत ही आसान मेथड है, एक बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, हर साल वही रहने वाला है, इसीलिए इसको कंसिस्टेंट मेथड भी बोला गया है। और दूसरा फायदा यह है कि चूंकि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा तो हर एक साल पीएल में भी जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट डिबिट होगा वो सेम अमाउंट से डिबिट होगा। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या है कि एसेट का वैल्यू अंत में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो, फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो फायदा है तो कुछ नुकसान भी। अब थोड़ा सा नुकसान की चर्चा कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, यानी नुकसान क्या है। अगर बात करें नुकसान की, यानी कि क्या नुकसान होने वाला है इस मेथड को यूज करने से, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो फटाफट फर्स्ट पॉइंट लिखो, in this method amount of depreciation is same। in this method क्या होता है, amount of depreciation is same in all the years, in all the years। हर एक साल जो होता है डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। इट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग एजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग एजम्पशन।
ऑफ इक्वल यूटिलिटी ऑफ assets during the useful life, during the useful life। अब बहुत बड़ा अंग्रेजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नुकसान क्या है। बोल रहा है यहां पे कि चूंकि डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होता है, हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। तो ये गलत एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि हर साल जो है उस मशीन को सेम डिग्री ऑफ बोल सकते हैं यूटिलिटी, यानी सेम वे में हम उतना ही यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जरा इस मशीन को देखो, जब ये मशीन नया नया आया होगा, 5 लाख का जब मशीन आया होगा, तो उस मशीन का जो यूटिलिटी होगा, यानी बोल सकते हो उसका जो प्रोडक्टिविटी होगा, जब आप कोई नया मशीन खरीदते हो तो वो क्या करता है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा काम लेते हो, ठीक है। और जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है तो उसका फंक्शन भी क्या होता है, वो थोड़ा कम कर देता है, और वो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी भी उसका कम हो जाता है। तो डिसएडवांटेज में ये बोला जा रहा है कि चूंकि हम हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम उस मशीन को 5 साल एकदम इक्वल अमाउंट के हिसाब से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उस मशीन को। ये तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जब नया कोई एसेट आता है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो रूल ऐसा होना चाहिए कि शुरुआत में चूंकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, उस मशीन को ज्यादा शुरुआत में यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो शुरुआत में ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करो और धीरे 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 उसको कम करो, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो हम जाके सीखेंगे जब अगला मेथड सीखेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है, शुरुआत में ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, बाद में कम किया जाता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान है इस मेथड को फॉलो करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं। मैं इसको फिर से समझा देता हूं कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम है, ये तो आप भी जानते हो। ये रॉन्ग एजम्पशन पे है, हम ये मान के चलते हैं कि इक्वल यूटिलिटी हो रहा है एसेट का, एसेट को हम बराबर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं पूरे उसके लाइफ में, जो कि गलत है। क्योंकि कोई भी एसेट अपने लाइफ में एकदम 100% यूटिलिटी जो है हर साल जो है सेम नहीं रख सकता। जैसे एक इंसान की बात कर लो तो क्या होता है कि अभी हम यंग हैं, अभी हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी, एक एज होगा 70, 70, 75। अब जब हम पूरा मतलब जब हम ओल्ड एज में हो जाएंगे तो जितना मेहनत हम अभी कर रहे हैं उस एज में हम उतना मेहनत नहीं कर सकते। उसी तरह से एक एसेट की भी बात करें तो जब एक नया एसेट को खरीदते हैं तो शुरुआत में वो ज्यादा, उससे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे, उसको हम ज्यादा, उससे ज्यादा हम बोल सकते हो कि प्रोड्यूस कर पाएंगे सामान, ठीक है। वो बट जैसे जैसे वो एसेट पुराना होता जाएगा उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो है इक्वल यूटिलिटी हो रहा है एसेट का, जो कि गलत है। तो आई होप आपको ये डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछना मेरे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज की। क्या बोल रहा हूं सेकेंड डिसएडवांटेज, एज द एसेट बिकम ओल्डर, एज द एसेट्स बिकम ओल्डर, यानी जैसे जैसे एसेट पुराना होते जाता है, इट्स वर्किंग कैपेसिटी, इट्स वर्किंग कैपेसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटते जाता है वर्किंग कैपेसिटी। ये तो हमने अभी बात की है कि जैसे जैसे एसेट पुराना होते जाएगा उसकी जो कैपेसिटी है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वेयर एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। भाई साहब आपका एसेट जैसे जैसे पुराना हो जाएगा उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो घटती जाएगी। उस केस में क्या होगा, उस एसेट को आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम।
which results into increase the expenses, which result into increase the expenses। अब देखो हम यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे जैसे एसेट पुराना होगा हमारा वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एसेट का वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और उस एसेट को मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। मान के चलो एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है जिसपे हम चूंकि एसएलएम मेथड में क्या कर रहे हैं, उस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपया, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। चलो 5 ईयर मान के चलते हैं, एसेट का लाइफ है। अगर हम बात करें ईयर की तो 1, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल हम क्या क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करें 1-1 लाख रुपया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, ठीक है। अब देखो जब मशीन नया होगा तो उसमें रिपेयर्स के खर्चे नहीं आएंगे, रिपेयर खर्चे बिल्कुल मिनिमम आएंगे। नया मशीन में क्या रिपेयर का खर्चा, मान के चलो फर्स्ट ईयर में कुछ भी रिपेयर नहीं आया, सेकेंड ईयर में मान के चलते हैं हमारे पास 20,000 का रिपेयर आया, थर्ड ईयर मान के चलो बढ़ता गया 40,000, फिर फोर्थ ईयर क्या हो गया 60,000 का रिपेयर आया, फिफ्थ ईयर का मान के चलो 80,000 का रिपेयर आया। तो अगर टोटल कॉस्ट बोला जाए, मतलब टोटल कॉस्ट नहीं बोल के मैं एक्सपेंसेस बोलता हूं यहां पे, कि अगर हम बोले कि टोटल खर्चा क्या हुआ है, जो एक्सपेंसेस जो पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कितना आ जाएगा। फर्स्ट ईयर तो सर 1 लाख जाएगा, सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 1,20,000, थर्ड ईयर क्या हो गया 1,40,000, फोर्थ ईयर 1,60,000, फिफ्थ ईयर 1,80,000। अब देखो क्या हो रहा है, हर साल हमारा पीएनएल का लोड बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंसेस का लोड बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम हर साल डिप्रिसिएशन को फ्लैट रेट पे चार्ज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मेथड गलत है, शुरुआत में क्या करना चाहिए, डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर लेना चाहिए, 1,20,000 चार्ज कर लेना चाहिए, तो और उसको धीरे धीरे डिप्रिसिएशन को कम करना चाहिए। तो इससे क्या होता कि हर साल जो है खर्चा बराबर का बराबर ही आता। बट हम क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन सेम रख रहे हैं, लेकिन जब एसेट पुराना होता जाएगा तो उस पर रिपेयर का खर्चा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमारे पीएनएल के ऊपर लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल की बात कर ली, तो हमने समझ लिया स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, बहुत ही अच्छे से डिटेल से हमने इसको समझने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमने बात किया कि ये क्या होता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इसमें हर साल डिप्रिसिएशन क्या होता है, सेम रहता है। एडवांटेज बोला बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कंसिस्टेंट है, हर एक साल सेम अमाउंट से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। बट यही चीज डिसएडवांटेज बन गया। डिसएडवांटेज क्या बन गया कि हर एक साल अगर सेम चार्ज करते हो तो कहीं ना कहीं आप समझते हो कि एसेट को इक्वल यूटिलाइज करें, जो कि ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा उसकी जो इफिशियंसी है वो कम होती जाएगी। तो ये था डिसएडवांटेज, ठीक है। हमने एडवांटेज की बात कर ली, हमने डिसएडवांटेज की बात कर ली। चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, अब आप हेडिंग डालो आगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं कि इसमें अब हमने बात कर समझ लिया पूरे अच्छे से कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा इस मेथड के तहत, ठीक है। तो फटाफट सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग लिखोगे डिप्रिसिएशन निकालने का, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है किसके ऊपर होता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है सर, ओरिजिनल कॉस्ट है कि हमने जितने में खरीदा, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट, ध्यान से सुनना मेरी बात।
ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा कि हमने जितने में खरीदा और अंत में जब ये हमारा एसेट पुराना हो जाएगा तो हम जितने में कुछ रिकवर कर पाएंगे, जिसको हमने बात किया था स्क्रैप वैल्यू, रिसीडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, यानी अंत में जब हमारा एसेट पुराना हो जाएगा, हम यूज करना छोड़ देंगे तो हम उससे कितना पैसा वसूल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जरा मैं अब एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो हमने 5 लाख की मशीन खरीदी, हमने सोचा कि इसको 5 साल चलाएंगे। 5वें साल के अंत में हम ये अनुमान लगाया कि देखो इतना बड़ा हैवी मटेरियल है, मेरे पास मशीन है 5 लाख का, इस 5 साल के अंत में इसको बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, 50,000 रुपया तो कम से कम आ जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना हुआ बताओ वो मुझे। सर ओरिजिनल कॉस्ट हुआ 5 लाख में हमने खरीदा और 50,000 में फ्यूचर में बेच देंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट तो 4.5 लाख हुआ। तो ये है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे सर, इसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, हमारा एसेट का लाइफ जो है वो कितने साल का, मान के चलो 5 साल का है, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तब जो डिप्रिसिएशन निकल के आएगा वो पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकल के आएगा। इसको बोलते हैं पर एनम। पर एनम को अगर बोला जाए अपने हिंदी में अगर समझे, पर एनम का मतलब हुआ पूरे साल का डिप्रिसिएशन, पूरे साल का डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का निकालने का क्या फॉर्मूला निकला, कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी हमने कितने में खरीदा। कॉस्ट के अंदर आपने देखा था कि सारे के सारे इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस, फ्रेट के एक्सपेंसेस, कैरेज, ये सब क्या होता है, एसेट का पार्ट हो जाता है। उसमें से स्क्रैप वैल्यू, यानी जो जब एसेट हमारा खत्म होने की कगार पे रहेगा, जब हम यूज करना बंद कर देंगे, तो उस टाइम में हम उससे कितना पैसा वसूल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसी का दूसरा नाम था, घर का नाम था रेसिडुअल वैल्यू, इसी को हम लोग सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। उसको हम डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू घटाने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि ये इस एसेट को हम कितने साल तक यूज करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है सर, चलो अब अगर मान के चलते हैं इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, मान के चलो कि वो एसेट ऐसा है कि हम यूज करेंगे उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, अगर किसी एसेट का मान के चलो स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है और आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। तो अगर आपको डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो उस केस में सर डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला मैं बोलूं तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकला, डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब चूंकि स्क्रैप वैल्यू है नहीं तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट, जो भी रेट दिया हुआ है डिप्रिसिएशन का, डिवाइड बाय 100। इससे जो निकलेगा वो डिप्रिसिएशन पूरे साल भर का निकल जाएगा, डिप्रिसिएशन पर एनम निकल जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट भी हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। थर्ड क्या होता है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ एसेट पता है, आपको यह भी पता है कि हर साल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला जाए, आपको क्या बोला जाए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर बोला जाए तो इसकी क्या फॉर्मूला होगी। अब ये जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा हमेशा, ठीक है, वो भी पर एनम का रेट निकलेगा। तो इसकी फॉर्मूला होगी एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, पूरे साल का जो डिप्रिसिएशन है वो ले लो, डिवाइड कर दो उसको कॉस्ट से, इनटू 100 कर दो, आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूला है। तो क्या सर इसको याद करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलो अब हम लोग फटाफट एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर
1 हमने एक मशीन परचेज किया, हमने एक मशीन परचेज किया कितने की, 4.5 लाख रुपए की, 4,50,000 की। ठीक है, अब उस मशीन को अपने बिजनेस में लाने तक का भाड़ा लगा मुझे 10,000 रुपया, मान के चलो 10,000 रुपया क्या लगा, भाड़ा लग गया। ठीक है, अब उस मशीन को हमने इंस्टॉल भी कराना था तो हमने इंजीनियर वगैरह बुलाए, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आया, इंस्टॉलेशन का खर्चा आया, मान के चलो इंस्टॉलेशन का खर्चा 30,000। ठीक है, उस मशीन का रास्ते में इंश्योरेंस करा लिए, रास्ते में क्या करा लिए, इंश्योरेंस करा लिए, उसको बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। ठीक है, रास्ते में हमने इंश्योरेंस करा लिया, उसके लिए भी मान के चलो हमने 20,000 रुपया खर्च किए, 20,000 खर्च किए। तो फटाफट मुझे बताओ कि हमारा मशीन का कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ मशीन अगर हम कैलकुलेट किए करें तो कितना निकलेगा। सर सब कुछ मशीन, कोई भी एसेट का जो कॉस्ट निकालते हैं उसमें सब कुछ लेते हैं, सिवाय ध्यान रखना है जीएसटी नहीं लेना है, दूसरा उसका इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो। तो सर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है सर 5 लाख रुपया, 5,10,000, 5,10,000। ठीक है सर, 5,10,000 आ रहे हैं। हम बात करते हैं कि इस मशीन को हमको लगता है कि 5 साल ये मशीन चलेगा, यानी इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये आपको दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। हमारे मशीन का जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है, 5 ईयर है। ठीक है, आपको ये भी दिया रहेगा कि इस मशीन को 5वें साल बेचेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। चलो स्क्रैप वैल्यू मान के चलता हूं कि इस मशीन का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करो डिप्रिसिएशन। आपको क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। आप फटाफट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ और रेट भी निकालो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी निकालो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालो। चलो तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सर डिप्रिसिएशन निकालने का तो फॉर्मूला आपने बताया था, डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आपने क्या बताया था, आपने बोला था कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ एसेट ले लो। ठीक है, उसमें से क्या करो, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ, डिवाइड क्या कर दो, यूजफुल लाइफ। वैसे भी सर स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, अब ये जो निकाल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है कि आपने जो खर्च किए उसमें से फ्यूचर में जो आप रिकवर कर पाओगे, यानी स्क्रैप वैल्यू वो माइनस कर दो, डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ से। तो सर उस केस में अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो 5,10,000 है, हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है 10,000 है, 5,10,000 में से 10,000 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5, यानी कि सर 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सर 1 लाख रुपीज डिप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम। पर एनम बोले तो सर हर साल हम 1 लाख रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5 साल तक। ठीक है, चलो अब हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। दूसरा क्या बोला था, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो फटाफट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी निकाल लो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी आपने फॉर्मूला बताया था, बहुत आसान, कि क्या करो, एनुअल डिप्रिसिएशन ले लो, एनुअल डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक है, और एनुअल डिप्रिसिएशन को क्या करो, डिवाइड कर दो कॉस्ट से, क्या डिवाइड कर दो, कॉस्ट ऑफ एसेट से, और मल्टीप्लाई कर दो 100, मल्टीप्लाई कर दो 100। तो सर हमारा जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो तो 1 लाख है। ठीक है, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो कितना है, 5,10,000, 5,10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, 1 लाख डिवाइड बाय 5,10,000 इंटू 100 कितना आएगा, सर आएगा इसका 19.61%। हमेशा कोशिश करना है 2 डिसिमल पॉइंट तक आपका क्या बोलते हैं, दशमलव के 2 अंक बाद तक आपको रखना है। ठीक है, चलो तो हमने डिप्रिसिएशन भी निकाल लिया, हमने रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल लिया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, फर्स्ट
अप्रैल 1 अप्रैल 2020 को एक हमने मशीन खरीदा। हमने क्या परचेज किया? मशीन परचेज किया फॉर ₹5 लाख। हमने क्या किया? 5 लाख का हमने मशीन परचेज किया, ठीक है, जिसमें कि एनुअल डेप्रिसिएशन का हमने रेट रखा। अब यहां पे हम आपको डिप्रिसिएशन का रेट दे रहे हैं, ठीक है, रेट रखा कितना? 20% पर एनम, 20% पर एनम, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है पास जर्नल एंट्री। आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2020, 21 एंड 2021, 22, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि आपको दिया है कि मशीन हमने खरीदी 5 लाख में, एनुअल डिप्रिसिएशन रेट दिया है 20% पर एनम। हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है और मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है, ठीक है, 2020-2021 के लिए और 2021-2022 के लिए। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये आएगा कि कौन सा मेथड, तो हम लोग दोनों मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों मेथड लिख देता हूं कि आपको दोनों मेथड से बनाना है। यानी डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड टू असेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड क्या था? मेथड 1, ये था मेथड 1, ठीक है, और दूसरा मेथड था मेथड 2। तो हमको दोनों मेथड से बनाना है इसको। दूसरा क्या है सर? डिप्रिसिएशन जो होता है यहाँ पे, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा थ्रू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, चार्ज डिप्रिसिएशन इज चार्ज थ्रू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चल, तो हमें दोनों मेथड से बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब देखो, जर्नल एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है? डिप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लो खुद से। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, पर एनम कितना आएगा। पर एनम का मतलब हर साल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे। तो सर बहुत सिंपल है, आपने मशीन खरीदा 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, आपको डिप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 20%, डिवाइड कर दो 5 लाख इंटू 20/100, कितना हो जाएगा सर? 1 लाख हो जाएगा। यानी हर साल हम जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कितने का चार्ज करेंगे? 1 लाख का, ठीक है। अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे सर? अब हम लोग फटाफट जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। तो जर्नल के लिए क्या करो? 2 भाग में बांट दो, क्योंकि हमें दोनों मेथड से बनाना है, मेथड 1 से भी बनाना है, मेथड 2 से भी बनाना है। इसको हमने क्या किया? 2 भाग में बांट दिया, ठीक है सर। चलो, एक साइड हम रख लेते हैं मेथड 1, दूसरा साइड रख लेते हैं मेथड 2। तो मेथड 1 क्या है आपको पता है? मेथड 1 है जहां पे एसेट डायरेक्टली एसेट में चार्ज करते हैं, और मेथड 2 क्या है? जहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। मेथड 2 जो वहां पे हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री सबसे पहले किस डेट में किया जाएगा सर? 1 अप्रैल 2020 के लिए किया जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को मशीन हमने खरीदा 5 लाख में, ठीक है। तो 1 अप्रैल, तो 1/4/2020 को क्या एंट्री होगा सर? मशीन खरीदने का एंट्री तो क्या होगा? एसेट खरीदने का एंट्री होगा, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक। तो सर 5 लाख रुपया तो हम कैश में मशीन नहीं खरीदेंगे, इतना बुर्बक तो नहीं है, हम लोग बैंक में खरीदेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा सर बीइंग मशीन परचेस्ड, बीइंग मशीन परचेस्ड, ठीक है। चलो सर, सेकंड मेथड में भी तो यही एंट्री रहने वाला है, एंट्री तो चेंज नहीं होगा सेकंड मेथड के अंदर, बिल्कुल सही, एंट्री तो सेम रहने वाला है सेकंड मेथड के अंदर। तो ये एंट्री आपको यहां भी करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। तो मेथड 1 और मेथड 2 में परचेज का तो एंट्री सेम रहेगा सर। अब बात कर लेते हैं सेकंड एंट्री, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। हमें बोला है 2 साल के लिए बनाना है, 2020-21 और 21-22। अब देखो ये 20-21 का मतलब क्या है?
ध्यान से सुनना, 20-21 का मतलब हुआ कि हमारा सेशन अप्रैल में शुरू होगा, अप्रैल 1 2020, और अंत होगा 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये हुआ, यानी साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो साल के अंत में चार्ज होगा, यानी 31 मार्च को चार्ज होगा। तो हम जो एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो कब का करेंगे सर, 31 मार्च 2021, क्योंकि साल शुरू हुआ अप्रैल 2020, तो साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021। यहां पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा को डेबिट करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू असेट से चार्ज कर रहे हैं तो असेट अकाउंट को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज टू असेट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब कितना अमाउंट से चार्ज होगा सर, हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपया हर साल चार्ज करना है, तो 1 लाख रुपया डेबिट और 1 लाख रुपया क्रेडिट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेथड 2 में। तो सर मेथड 2 में तो एंट्री चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसको डिफरेंट कलर यूज करते हैं। यहां पे भी एंट्री कब होगा, 31 मार्च 2021, यानी डिप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं साल के अंत में चार्ज करते हैं। तो क्या एंट्री होगा सर, एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे सर असेट को क्रेडिट तो नहीं करोगे, यहां पे आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट करोगे, तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, अमाउंट तो सर सेम रहेगा, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। नरेशन वही, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। और सर इसमें तो कोई एसेट वगैरह बिका है नहीं। अब ये जो 31 मार्च को यानी साल के अंत में जो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, उसी डेट पे हमें पीएनएल में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, यानी इसी 31 मार्च 21 को हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री पीएनएल का एंट्री करना पड़ेगा, यानी एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये जो डिप्रिसिएशन का खर्चा है पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना सर, वही 1 लाख रुपया, वही 1 लाख रुपया पीएनएल में हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब सर मेथड 2 में भी तो वही एंट्री होगा, बिल्कुल मेथड 2 में भी हम लोग वही एंट्री करेंगे। 31 मार्च को क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 1 लाख, 1 लाख। नरेशन, नरेशन वही होगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू असेट अकाउंट, सॉरी डिप्रिसिएशन चार्ज करने का तो ये एंट्री नहीं है सर, ये डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करने का एंट्री है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो सर हमने 2021 का तो एंट्री कर दिया, डिप्रिसिएशन चार्ज भी कर लिए, उसको पीएनएल में ट्रांसफर भी कर लिए। अब देखो बच्चों, हम लोग को 2 साल का एंट्री करने के लिए बोला है, 2020-21 और 2021-22। 21-22 का मतलब हुआ कि अगले साल फिर से हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सर अगले साल हम चार्ज करेंगे, इसका मतलब 31 मार्च 2022 को हम फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को। क्या एंट्री होगा, सिंपल सी बात है, एंट्री तो वही होगा सर, एंट्री हम लोग का वही डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख टू असेट अकाउंट, असेट को कम करेंगे। ठीक है, अब नरेशन वही है तो इसीलिए मैं नरेशन नहीं लिखता हूं। अब 31 मार्च 2022 को डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड 2 में क्या होगा सर, यहां पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, यहां पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 1 लाख। फिर से सर सेम डेट पे हम क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, यानी ये पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
तो डिप्रिसिएशन 2 साल का बोला है तो फिर से हम डिप्रिसिएशन चार्ज किए और फिर उसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कितना? वही 1 लाख। नैरेशन इसका सेम होगा, आप लोग नैरेशन जरूर नोट करना, ठीक है। यहां पे फिर वही एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 1 लाख, ठीक है सर। अब इसको मिनिमाइज कर देता हूं। तो हमें 2 साल का बोला गया था एंट्री करने के लिए, तो हमने 2 साल का एंट्री किया, ठीक है। 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने का एंट्री किया, ठीक है। चलो अब हम लोग को आगे क्या बोला गया था सर? आगे हम लोग को बोला गया था कि आपको मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट भी का भी खाता खोलना है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी अकाउंट्स खोलेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आप डालो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग जो मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलेंगे तो मेथड 1 का अलग रहेगा, मेथड 2 का अलग रहेगा, ठीक है। चलो तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 और मेथड 2 आप लोग क्या करो, अलग अलग सेपरेट। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेथड 2 करेंगे। मेथड 1, अब मेथड 1 में हमें कौन कौन सा अकाउंट खोलने के लिए बोला है? मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीन अकाउंट खोल लेते हैं, मशीन अकाउंट तो सिंपल सा लेजर अकाउंट है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो इस तरह से आपको फॉर्मेट रखना है। एक साइड अमाउंट कराता है, एक रखेंगे हम लोग सर लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं, डेट होगा, ठीक है। फिर एक डेट का कॉलम रख लो और इस साइड से सर एक अमाउंट का कॉलम और एक साइड सर ये जर्नल फोलियो, ठीक है। मशीन का अकाउंट बोला है बनाने के लिए और दूसरा डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक मशीन का बन गया। चलो वैसे भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मशीन है, मशीन में क्या आएगा, वही फॉर्मेट आपको सेम रहने वाला है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मशीन अकाउंट, ये आपने लेजर पोस्टिंग में आपने अच्छे से सीख लिया था। सर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी तो खोलना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खोलना है, तो साथ में आप डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बना लो। तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। एड टू, सॉरी इसको यहां से क्या किया मैंने, इसको यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लो, एड टू करेंट पेज, तो मैं यहां पे रख लेता हूं, ठीक है। यहां पे चलो, ठीक है। अब यहां पे इसको कौन सा अकाउंट का नाम देंगे, इसको नाम देंगे सर डिप्रिसिएशन अकाउंट। हमें 2 अकाउंट खोलने के लिए बोला गया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट मेथड के लिए भी इसको भी रख लो सर, एड टू न्यू पेज। चलो तो हमने मशीन अकाउंट, फटाफट आप लोग वीडियो पॉज करके मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्या करो, फॉर्मेट तैयार कर लो, ठीक है। अब हम लोग फटाफट काम करते हैं। हम लोग जर्नल एंट्री के बेसिस पे सबसे पहले मेथड 1 का कर रहे हैं। तो मशीन अकाउंट में क्या एंट्री हुआ है सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी मशीन सर डेबिट हुआ है, तो मशीन के डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट जाएगा। क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट। मशीन के डेबिट में क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितने सर, 5 लाख। कितना तारीख को सर, तारीख है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। हमने मशीन अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या है सर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब यहां पे हमने एक गलती किया है, इसको ठीक कर लो। एसेट अकाउंट नहीं होगा, यहां पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट होगा। क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। यहां भी असेट अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा, मशीन अकाउंट हो जाएगा, टू मशीन अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीन के ऊपर। तो फटाफट ये देखो कि मशीन का अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो यानी मशीन के क्रेडिट साइड में जाएगा 1 लाख रुपया 31 मार्च 21 को,
ठीक है, ये तो आप लोग लेजर पोस्टिंग का रूल जान चुके हैं, तो हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। तो 2021 के 31 मार्च को क्या होगा, मशीन के क्रेडिट साइड में जाएगा 1 लाख रुपया। इसको क्या बोलेंगे सर, बाय डिप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। बट सर यही एंट्री जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट हुआ है, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में तो सर डेबिट होगा बिल्कुल, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट। कितने का, 1 लाख रुपए का। कब, 2021 के 31 मार्च को। ठीक है, हमने ये एंट्री कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या हुआ है, उसी साल डिप्रिसिएशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिए, पीएनएल अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो हम डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 31 मार्च को ही। 31 मार्च 2021 को ही क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, बाय पीएनएल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री। तो सर नेक्स्ट एंट्री तो अगले साल हुआ है, तो इस साल तो देखो हमारा साल कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। तो इस साल को तो हमें लेजर को बंद करना होगा, तो हम लेजर को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो सर लेजर को बंद करेंगे तो सबसे पहले फटाफट मशीन अकाउंट को बंद करो। देखो कौन सा साइड ज्यादा हुआ है, सर हम लोग का डेबिट साइड ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में 5 लाख, क्रेडिट में भी 5 लाख। बैलेंस कितना आ रहा है सर, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाय डी। कितना आ रहा है सर, 5 लाख माइनस 1 लाख, यानी 4 लाख का हमारा बैलेंस बच रहा है। ठीक है, ये कब बच रहा है, 31 मार्च को। तो इसको खींच के लाएंगे अगले साल 2021 के 1 अप्रैल को। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। इसको बोला जाएगा टू बैलेंस बी बाई डी। कितना सर, 4 लाख। टू बैलेंस बी बाई डी 4 लाख। तो मशीन अकाउंट क्लोज कर दिए। अब बात कर लेते हैं डिप्रिसिएशन का। तो सर डिप्रिसिएशन का जब हम क्लोज करने जाएंगे तो डिप्रिसिएशन का डेबिट साइड में 1 लाख रुपया और क्रेडिट साइड में भी 1 लाख रुपया। तो कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, इसीलिए इसको कैरी फॉरवर्ड यानी सी बाई डी बी बाई डी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन का क्या हुआ, जितना डिप्रिसिएशन हमने डेबिट साइड में चार्ज किया उतना से हम पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए, यानी डिप्रिसिएशन बैलेंस 0 हो गया। वैसे भी आप लॉजिकली देखोगे तो मशीन क्या है, हमारा असेट है, तो असेट का बैलेंस तो अगले साल जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन है वो खर्चा है। वो खर्चा कहां चला जाता है, पीएनएल में चला जाता है, खर्चा का अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है, चलो अब सर अगले साल का एंट्री करना है। तो अगले साल का एंट्री क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री हो रहा है 31 मार्च 2020 को 22 को डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ 1 लाख से, तो फिर वही लिखेंगे क्रेडिट हुआ है मशीन अकाउंट, तो क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपया। कब सर, ये 2022 के 31 मार्च को। तो क्या एंट्री हुआ, डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो मशीन क्रेडिट था, डेप्रिसिएशन डेबिट था, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में जाएगा टू मशीन अकाउंट। कितना, वही 1 लाख रुपया। कब, 2022 के 31 मार्च को। ठीक है सर, अगला एंट्री क्या हुआ सर, अगला एंट्री हुआ है पीएनएल में ट्रांसफर करने का, यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। बाय पीएनएल अकाउंट कितना, 1 लाख। अब देखो डिप्रिसिएशन में हर साल यही एंट्री हो रहा है, डिप्रिसिएशन टू मशीन, पीएनएल टू डिप्रिसिएशन। तो अगर मान के चलो हमें 5 साल के लिए बोला जाता तो हम 5 साल भी यही काम करते, हर साल क्या करते, डिप्रिसिएशन चार्ज करते, फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते। अब सर 2 साल के लिए बनाना है तो इस मशीन अकाउंट को क्लोज करना होगा, मशीन अकाउंट का बैलेंस निकालना होगा, तो थोड़ा सा बढ़ा के इसको निकाल दो। ठीक है, चल तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे। 4 लाख बैलेंस, 4 लाख अमाउंट है, तो हम इसको 4 लाख लिख दिए। बैलेंस जो हमारा बचेगा सर, हमारा बैलेंस बचेगा 3 लाख, क्योंकि 1 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अब जो हमारा बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाय डी, सेम 31 मार्च को। और इसको हम 2022 के अप्रैल 1 को लेके आएंगे। अप्रैल 1 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। टू बैलेंस बी बाई डी कितने, 3 लाख। तो ये था हमारा मेथड 1। इसके तहत हमने क्या किया, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, अब हमें दूसरा मेथड पे काम करना है, जहां पे हम डिप्रिसिएशन को
मशीन अकाउंट में नहीं चार्ज करके हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन को मशीन में नहीं चार्ज करके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में चार्ज किया। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेथड 2 की। ठीक है, चलो तो इसको मेथड 2 में आप थोड़ा सा, मेथड 2 में आपको ध्यान रखना होगा। मेथड 2 में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, तो आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट तो खोलना है, साथ में आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा मेथड 2 के अंदर। मेथड 2 के अंदर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूं मेथड 2। मेथड 2 तो डिप्रिसिएशन अकाउंट और एक मशीन अकाउंट भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं, इस तरह से ले लेता हूं, कट टू द नेक्स्ट। ओके, चलो तो हमने 3 अकाउंट्स, अब फटाफट वीडियो पॉज करके मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो मेथड 2 में। अब हम लोग फटाफट करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मेथड 2 का जो जर्नल एंट्री देखो, तो मशीन अकाउंट में एक ही एंट्री हुआ है। अब अगर देखोगे तो मशीन अकाउंट में दूसरा एंट्री नहीं हुआ, मशीन टू बैंक हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। तो फटाफट मशीन डेबिट हुआ है, तो फटाफट इसका एंट्री कर लो। तो मशीन अकाउंट में क्या हुआ है सर, मशीन डेबिट हुआ है टू बैंक, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना का, हमने सर 5 लाख का मशीन खरीदा था। 5 लाख की मशीन खरीदी थी कब, 2020 अप्रैल 1 को। और इसके बाद सर मशीन में कोई एंट्री हुआ नहीं है, बट 2 साल का हमको बनाने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे, फटाफट इसको क्लोज करेंगे, 2 साल के लिए बना देंगे। तो क्या करेंगे सर, इसका खाता जो है 31 मार्च 2021 को, यानी 2021 के 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा बुक्स को। तो हम क्लोज कर दिए 5 लाख, चूंकि कोई एंट्री नहीं हुआ है तो सीधे इसका बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस C/D कितना, 5 लाख। ये अगले साल 2021 के 1 अप्रैल को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको बोलेंगे सर टू बैलेंस B/D। इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस B/D। चूंकि हमें 2 साल का बनाने के लिए बोला गया है, तो हम फिर से इसका बैलेंस क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल के लिए, बाय बैलेंस C/D कितना, 5 लाख। कोई एंट्री हुआ नहीं है मशीन अकाउंट में, एक एंट्री के अलावा। ये होगा 2022 के 31 मार्च को। दूसरा साल भी क्लोज कर दो, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। ठीक है, और ये आ जाएगा टू बैलेंस B/D। ये टू बैलेंस B/D कब का होगा सर, ये होगा 31 मार्च से 1 अप्रैल 2022 के 1 अप्रैल को। तो मशीन अकाउंट तो सर क्लोज हो गया, मशीन अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या करो फटाफट डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन में क्या करते थे सर, डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन टू मशीन नहीं करके डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपया चार्ज किए थे सर। ये कब चार्ज किए थे, 2021 के 31 मार्च को, 2021 के 31 मार्च को। और सर क्या करते थे कि डिप्रिसिएशन को फिर P&L में ट्रांसफर करने का एंट्री किए थे। तो P&L में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट 1 लाख। तो ये सर हर साल एंट्री होगा, यानी 2 साल हम लोग को बोला गया करने के लिए, तो हमने 2 साल का एंट्री कर लिया, 1 लाख 1 लाख। ये कब होगा, 31 मार्च 2021 का। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं 2021 में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या एंट्री होगा। तो सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में तो एक ही एंट्री चार्ज हुआ है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों, मैं ये बात फ्रैंकली बोल रहा हूं, जिस बच्चे को लेजर पोस्टिंग नहीं आता होगा, ठीक है, वो डिप्रिसिएशन में कितना भी कुछ कर ले, वो डिप्रिसिएशन चैप्टर नहीं सीख पाएगा। इसीलिए अगर आपको देख रहे हैं सर ये क्या कर रहे हैं, कभी डेबिट कर रहे हैं कभी क्रेडिट कर रहे हैं, अगर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको लेजर का जो चैप्टर है उसका क्लासेस करना पड़ेगा। आप देख लो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, लेजर पे मैंने बहुत सारे क्लासेस किए, अब उसका सारा क्लासेस कर लो, 2 से 3 क्लास होगा। ठीक है, आप उसको कंप्लीट करो, तभी आप डिप्रिसिएशन सीख पाओगे। नहीं तो किसी भी कीमत पे आप चाहोगे डिप्रिसिएशन सीखने का, क्योंकि डिप्रिसिएशन में पोस्टिंग तो मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता आपको कि पोस्टिंग कैसे किया जाता है। पोस्टिंग तो आपको लेजर में ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट्स करके बताना किस बच्चे को समझ में आया, किस बच्चे को नहीं समझ में आया। अगर ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपको लेजर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, चलो तो डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा सर, 1 लाख रुपया होगा। किस डेट पे, 2021 के
31 मार्च को। ठीक है, तो हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट का फर्स्ट ईयर का क्लोज कर दिया। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में तो और कोई एंट्री तो हुआ नहीं है सर उस साल, तो क्लोज कर दो। 1 लाख रुपया हमने क्लोज कर दिया, 1 लाख रुपया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी, क्योंकि इसका डेबिट साइड कम है तो सी बाई डी किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। कितने का, 1 लाख का। कब आएगा ये सर, 2021 के साल के अंत में आता है, तो 2021 के 31 मार्च को आएगा। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2021 के 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस बी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी। कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है, अब अगले साल का एंट्री 2022 का एंट्री देखो, तो 2022 का एंट्री में भी सर वही डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हुआ है, तो यानी कि डिप्रिसिएशन के डेबिट में हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन को फिर पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा, तो वही एंट्री हुआ है सर। तो मेथड 2 में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन में हम लोग एंट्री करेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये कब हो रहा है सर, 2022 के 31 मार्च को 1 लाख। और सर इसका फटाफट अगले साल आप ट्रांसफर करने का भी एंट्री कर दो पीएनएल में, 31 मार्च बाय पीएनएल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, क्लोज कर दो। डिप्रिसिएशन अकाउंट हर साल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। अब सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का तो अगले साल एंट्री हुआ है 2022 में, 2022 के 31 मार्च को एंट्री हुआ है सर डिप्रिसिएशन का, तो क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 1 लाख। अब इसको क्या करोगे, इसको बैलेंस आप मिलाओगे, बैलेंस मैच करोगे और इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो 1 लाख 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख कर लो, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी कितना, 2 लाख। ये कब होगा सर, ये होगा 2022 के 31 मार्च को, और इसको अगले साल 2022 के 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, उसको खींच के इस साइड लाएंगे, बाय बैलेंस बी बाई डी। बाय बैलेंस बी बाई डी कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो इस तरह से मेथड 2 में हम लोग इस तरह से अकाउंट्स खोलेंगे। तो आई होप स्ट्रेट लाइन मेथड से मैंने दोनों मेथड यानी कि एसेट में डायरेक्टली चार्ज करके प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोल के हमने सिखा दिया। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। चलो बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है कि आपने आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा उसको आपको समराइज करनी है और उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, आप समराइज कर पाओगे, आपने जो भी क्लास में सीखा उसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, और मुझे भी ये पता चल पाएगा कि मैंने जो अपने बच्चे को पढ़ाया है उस बच्चे को सब कुछ समझ में आया है या नहीं। ठीक है, और साथ में आपके जो क्वेरीज होंगे, जहां जहां आपको दिक्कत हुआ होगा, वो भी आपको कमेंट्स करके बताने हैं, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि मेरे बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी करना है। ये आप समझ लो कि आप में एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपने गुरुजी को दे रहे हो ट्यूशन फी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।